हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था स्कारलेट बोल रही होती है, टोनी भले ही तुम कुछ भी क्यों ना बोलो लेकिन मैं तुम्हारे पैसे को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। टोनी बोल रहा होता है तुम बिना सुने ही मेरे ऑफर को रिजेक्ट मत करो, मैं तुम्हें 10 बिलियन देने वाला हूँ, ऐसे ही नहीं देने वाला। 10 बिलियन की वजह से तुम्हारे पास में कंपनी के 70% शेयर हो जाएंगे और तुम कंपनी की मेजर शेयर होल्डर बन जाओगी। फिर तुम्हारे सामने यू बैंकिंग की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो पाएगी। मैं धीरे धीरे करके अपने फेटिया रियल एस्टेट के लॉयल बंदों को तुम्हारी कंपनी के अंदर भर दूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात माना करेंगे और काफी तरीके से काम भी किया करेंगे। इस तरीके से तुम पूरी की पूरी कंपनी को टेक ओवर कर लोगी और सारी पावर तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। धीरे धीरे मेरे भेजे हुए बंदे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बन जाएंगे और फिर तुम यू बैंकिंग को कंपनी से धक्के देके बाहर निकाल सकती हो। फिर जो ल्यू टेक्नोलॉजी है वो तुम्हारी हो जाएगी। स्कारलेट बोल रही होती है टोनी ने तो बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है। साथ ही स्कारलेट सोच रही होती है मुझे पहले लगा था कि मेरी बॉस यू बैंकिंग काफी चालाक इंसान है, लेकिन अगर मैं बात करूँ टोनी के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। बॉस के प्लान के अंदर ही टोनी ने उनके लिए एक ट्रैप बना दिया है। उनको फील भी नहीं होगा कि वो ट्रैप में फंस रही है, लेकिन वो फंस चुकी होंगी। सच में टोनी का दिमाग बहुत ही तेज चलता है। टोनी बोल रहा होता है सीनियर आखिर आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही है, क्या मेरे फेस के ऊपर कुछ लगा हुआ है। शर्माते हुए स्कारलेट बोल रही होती है नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। फिर वो खड़े होते हुए बोल रही होती है टोनी तुम्हें पक्का से बहुत भूख लग गई होगी, मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए खाने लेके आने के लिए। लेकिन तभी उनका पाँव मुड़ जाता है और टोनी के ऊपर गिरने लगती है। टोनी उनको पकड़ते हुए बोल रहा होता है सीनियर केयरफुल रहिए। तभी हम देखते हैं गलती से किस हो गया होता है। टोनी सोच रहा होता है ये हुडा यूनिवर्सिटी की गॉडेस है और इनका पहला किस मुझे मिल रहा है, आज स्कारलेट को मैं अपना बना के रहूंगा। तभी खुद को रोकते हुए स्कारलेट बोल रही होती है टोनी मुझे माफ करना, ये गलती से हो गया, मैंने ये सब इंटेंशनली नहीं किया, मेरा पाँव मुड़ गया था। टोनी बोल रहा होता है ये गलती से हुआ है ना तो ये तुम्हारी सबसे प्यारी मिस्टेक है और अगर तुमने ये जानबूझ के किया तो मुझे तुम्हारी ये प्लानिंग काफी ज्यादा पसंद आई। ये बोलते हुए टोनी स्कारलेट को फिर से किस कर लेता है। स्कारलेट सोच रही होती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये सब टोनी के साथ में हो रहा है, इसी वजह से मुझे इसका कोई भी रिग्रेट नहीं है। टोनी सोच रहा होता है मैं स्कारलेट को हमेशा से एडमायर करते हुए आया हूँ, लेकिन मैं कभी इसको फेस टू फेस बोल ही नहीं पाया क्योंकि इसने मुझे कभी पसंद किया ही नहीं। लेकिन आज हुडा यूनिवर्सिटी के टॉप गॉडेस को आज मैं कॉन्क्वायर करने वाला हूँ। स्कारलेट सोच रही होती है आखिर मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है, आखिर टोनी कर क्या रहा है। तभी स्कारलेट टोनी को रोकते हुए बोल रही होती है टोनी तुम अभी ये सब नहीं कर सकते क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तभी टोनी खुद को रोकते हुए बोल रहा होता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी स्कारलेट बोल रही होती है मुझे माफ करना टोनी, पर ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें जानबूझ के रोक रही हूँ, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है, आज ये सब करने के लिए बेस्ट डे नहीं होगा। शर्माते हुए टोनी बोल रहा होता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब जबकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसी वजह से मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाने के लिए, इसको पी के तुम्हारी तबीयत फटाफट से ठीक हो जाएगी। स्कारलेट सोच रही होती है टोनी कितना अच्छा इंसान है। वही टोनी सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, क्या मैं किस्मत में लिखा हुआ कि मैं कभी सिस्टम कर ही नहीं पाऊंगा। जब रोया ने इनिशिएटिव लिया था तभी मुझे वांग ने रोक दिया था, झांकी के वक्त वहाँ पे निया आ गई थी और जब स्कारलेट के वक्त यहाँ पे कोई है भी नहीं तब इसकी तबीयत खराब हो गई। आखिर सही लड़का पटाने का क्या ही फायदा जबकि मैं सब कर ही नहीं सकता। वही टोनी को देखते हुए स्कारलेट सोच रही होती है पहले मुझे लगा था कि ये गुस्सा करेगा क्योंकि तबीयत खराब होना कोई इतना बड़ा रीजन है कि मैं इसको रोक दूं, लेकिन टोनी ने मेरी बात समझी और यहाँ तक कि वो मेरे लिए चाय बनाने के लिए चला गया। क्या सच में कोई मैन इतना अच्छा हो सकता है। टोनी बहुत ही जीनियस इंसान है लेकिन इसको इस बात का कोई भी घमंड नहीं है। ये सभी के साथ में काफी जेंटली बिहेव करता है। मुझे टोनी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, उसको होल्ड बैक करने में काफी दिक्कतें हुई होगी। आगे टोनी होता है उसने स्कारलेट के लिए चाय बना दिया होता है। टोनी बोल रहा होता है इसको पीने से तुम्हें काफी अच्छा फील होगा। चाय पीते हुए स्कारलेट बोल रही होती है टोनी आखिर तुम मेरे साथ में ऐसे क्यों बिहेव करते हो, इतना अच्छा बिहेव तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ में नहीं किया करते थे, यहाँ तक कि बाकी सारे लोग तो मुझे वियर्ड कहा करते थे। टोनी बोल रहा होता है मैंने बस यहाँ पे तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाई है और कुछ नहीं किया, तुम बहुत जल्दी खुश जाती हो। हम देखते हैं स्कारलेट की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी करंट अफेक्शन होती है 99 पॉइंट्स। स्कारलेट की अफेक्शन बढ़ने की वजह से टोनी को 10 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिले होते हैं। टोनी सोच रहा होता है कि इसका भी अफेक्शन 99 पॉइंट तक पहुंच चुका है। क्या सच में अदरक वाले चाय के अंदर इतना पावर है कि वो अफेक्शन बढ़ा दे। मुझे याद है जब मैं नोरा के साथ में रहा करता था और जब भी उसकी तबीयत खराब होती थी मैं उसके लिए हमेशा ही बनाता था। ये सारी लड़कियां जिनका अफेक्शन 95 क्रॉस कर चुका है उनके लिए मैंने कभी वो एफर्ट दिखाया नहीं जो कि मैंने नोरा के लिए दिखाया था, लेकिन फिर भी ये मेरी इतनी वैल्यू करती है। वही नोरा को मुझे छोड़ने से पहले एक बार सोचना भी नहीं पड़ा आखिर इतना चेंजेस क्यों, क्या ऐसा इसी वजह से क्योंकि मैं बिलियनर टोनी स्टार्क हूँ। सच में ये वर्ल्ड काफी अजीब है, इस वर्ल्ड को समझना बहुत ही मुश्किल है। जो इंसान में आज हूँ वही इंसान में कल भी हुआ करता था, लेकिन कल को मेरी वैल्यू किसी को भी नहीं थी और आज मैं सभी के लिए भगवान बन चुका क्योंकि सिर्फ मेरे पास है पैसे है, इसी वजह से। स्कारलेट बोल रही होती है टोनी मेरी बात सुनो। टोनी बोलता है हाँ क्या हुआ।
स्कारलेट बोल रही होती है क्या तुम प्लीज आजाद के लिए यहीं पे रुक सकते हो। टोनी सोच रहा होता है ये रिक्वेस्ट तो बहुत ही अनरीजनेबल है, तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वो सब नहीं कर सकता जो कि मैं कर सकता था, तो ये तो डायरेक्टली मेरे इमोशंस के साथ में खेलना हुआ ना। शर्माते हुए स्कारलेट बोल रही होती है मैं तुम्हारी वैसे तो हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरे तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। आगे हम देखते हैं सिस्टम हो गया होता है। अगली सुबह उठते हुए टोनी बोल रहा होता है आज मुझे काफी रिफ्रेश फील हो रहा है। फिर वह स्कारलेट को देखते हुए बोल रहा होता है स्कारलेट जितनी अच्छी दिखती है ना, उसकी स्किल भी उतनी ही कमाल की है, ये रात मैं कभी नहीं भूलने वाला। वैसे मुझे जाके फ्रेश होना चाहिए, आज मुझे बहुत सारा काम करना है। वहीं उठते हुए स्कारलेट बोल रही होती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने लास्ट नाइट वो सब किया है, सच में मैंने टोनी से आगे से वो सब बोला। वैसे एक बात तो है, टोनी के लिए जितनी भी लड़कियां फाइट कर रही है उन सभी से मैं एक स्टेप आगे निकल चुकी हूँ और ये चीज मुझे फ्यूचर में काफी ज्यादा बेनिफिट देगी। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि फेटिया रियल एस्टेट ने बहुत सारी जमीन को फिर से एक्वायर कर लिया है और इस बार जिन कंपनी की जमीनों को एक्वायर किया है वो है सॉफ्ट बैंक, रेड अम्ब्रेला, लिन फैमिली और ली फैमिली। तकरीबन इन लोगों से 3 लाख एकड़ जमीन को एक्वायर कर लिया गया है। पहले जो ये चारों फैमिली थी अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन एक एक करके ये सभी लोग जमीन देने के लिए मान गए और इन सभी को टोनी स्टार्क के सामने घुटने टेकने ही पड़ गए। टोनी स्टार्क ने इन लोगों को टोटली 32.5 बिलियन का टोटल अमाउंट दिया है और पूरा का पूरा पेमेंट कैश में हुआ है। पूरी इंडस्ट्री शॉक्ड है कि आगे किसी के पास में 32 बिलियन कैश कैसे हो सकता है। वही दूसरे चैनल पर न्यूज आ रहा होता है जो ल्यू ऐप के सीईओ है, उन्होंने सेकेंड राउंड की फाइनेंसिंग को कंप्लीट कर लिया है और उन्होंने 20 बिलियन की इक्विटी के बदले में 10 बिलियन उठाए हैं। इनकी कंपनी की वैल्यू एकदम से 50 बिलियन पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स हिसाब लगा रहे हैं कि थर्ड राउंड की फाइनेंसिंग होगी उसमें इसकी वैल्यू 100 बिलियन हो जाएगी और इस कंपनी में भी पैसे इन्वेस्ट करा है टोनी स्टार्क ने। न्यूज देखते हुए टोनी बोल रहा होता है मुझे लगा था कि मैं पैसे को ऐसे ही खर्च कर रहा हूँ और इन पैसों का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन जहाँ मैंने पैसे खर्च के वहाँ का बिजनेस ग्रो करने लग गया। मैंने तो लोगों से सुना था कि बिजनेस चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, पर मैं तो बिना ध्यान दिए बिजनेस बड़ा से बड़ा होता जा रहा है। अब तो मैं ये सोचा करता हूँ कि मैं 3 पार्ट टाइम जॉब क्यों किया करता था, पैसा कमाना तो सच में काफी आसान है। तभी हम देखते हैं टोनी के फोन पे कॉल आ रहा होता है। कॉल रिसीव करते हुए टोनी बोल रहा होता है हाँ बोलो यूमो क्या हुआ। यूमो गुस्सा करते हुए बोल रही होती है टोनी तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, लास्ट टाइम तुम्हें मेरे डैड ने डिनर पे इनवाइट करा था, उस दिन तुमने ये बोल के मना कर दिया कि तुम बिजी हो, लेकिन उस बात को भी 3-4 दिन बीत चुके और तुम डिनर करने के लिए नहीं आए। क्या तुम्हें मेरे डैड की कही हुई बात याद नहीं है। घबराते हुए टोनी बोल रहा होता है नहीं तुम्हारे डैड की बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, हॉस्पिटल खोलना था इसी वजह से मेडिकल रिसर्च करवा रहा था और पिछले कुछ दिनों में मैं इन्हीं सारे कामों में काफी ज्यादा बिजी हो चुका हूँ। मैं लगातार डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर रहा हूँ ताकि हम लोग बेस्ट डॉक्टर को अपॉइंट कर सके। वैसे ये सब छोड़ो तुम मुझे बताओ कि जो अंकल चू तेंग्यू है आखिर वो फ्री कब होंगे। टोनी सोच रहा होता है सीनियर स्कारलेट के चक्कर में तो इसकी कई बातों को तो भूल ही गया। जिस दिन मैं स्कारलेट के पास में गया था उसी दिन तो इसने ही मुझे बुलाया था। यूमो बोल रही होती है ठीक है फिर तुम आ जा सकते हो, मेरी मॉम ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, आज देर मत करना, खाना जब तक गर्म है तब तक आ जाओ। टोनी बोल रहा होता है हाँ मैं जल्दी आ रहा हूँ। टोनी सोच रहा होता है मुझे 1 साल हो चुका है शो ऑफ करते हुए, पता नहीं मैंने कितने ही बिलियंस इंटरनेट और बाकी सारी जगह पे उड़ाए हैं, शायद इसी वजह से एक पॉलिटिकल लीडर की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। अब पता नहीं मेरे साथ में क्या होगा, पक्का से मेरे ऊपर छापे पड़ेंगे और मुझसे पूछा जाएगा कि मेरे पैसे का सोर्स क्या है। तब आखिर मैं इन लोगों को क्या बोलूंगा, मैं इनको ये बोलूंगा कि मेरे पास में एक सिस्टम है जो कि मुझे पैसे देता है। लगता है मेरे को जाके मिस्टर चू तेंग्यू से फेस टू फेस बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी चीजों को अवॉइड करने का कोई मतलब तो है नहीं। अगर मेरे घर पर डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन आ गई तो ये पक्का से ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। आज का दिन ही डिसाइड करेगा कि मेरा फ्यूचर कैसे होने वाला है। टोनी बोल रहा होता है यूमो मैं अभी घर से निकल रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पे पहुँच जाऊंगा। फिर टोनी यूमो के घर के बाहर आ गया होता है। टोनी बोल रहा होता है जितने भी पार्टी के लीडर्स होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, मुझे लगा था कि ये जगह बहुत ज्यादा हाई क्लास होगी, पर ये तो किसी नॉर्मल सोसाइटी की तरह है जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं। वैसे मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि जगह की रियलिटी क्या है। साथ ही टोनी सोच रहा होता है मैं पहली बार यूमो के घर पे आ रहा हूँ, इसी वजह से मैंने उसके डैड के लिए एक टॉप क्लास की वाइन ले ली है, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये टॉप क्लास की वाइन मेरे ऊपर भारी पड़ जाए। अब जो भी होगा वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। फिर टोनी यूमो के घर के बाहर आते हुए बेल बजाता है, तभी बाहर एक लड़का आते हुए बोल रहा होता है क्या तुम डिलीवरी बॉय हो। टोनी बोल रहा होता है क्या तुम्हें देख के लगा कि मैं कोई डिलीवरी बॉय हूँ, मैं यहाँ पे मिस्टर चू तेंग्यू से मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो बंदा टोनी के मुंह पे गेट बंद कर देता है। शॉक्ड होते हुए टोनी सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है, क्या यूमो का कोई भाई भी है, इस बारे में तो उसने मुझे कभी नहीं बताया, और आखिर ये बंदा इतना अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहा था, कहे तो नहीं कि मैं किसी गलत घर पे आ गया हूँ। फिर वो एड्रेस देखते हुए बोल रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्डिंग नंबर 5 अपार्टमेंट नंबर 301 में ही आया हूँ। मैं श्योरिटी से बोल सकता कि यूमो का यही एड्रेस है। चलो फिर भी उसे कंफर्म करने के लिए मैं उसे कॉल कर देता हूँ, क्या पता उसने मुझे गलती से एड्रेस भेज दिया हो। कॉल करते हुए टोनी बोल रहा होता है मोमो आखिर तुम्हारे हाउस का नंबर क्या है,
क्या वो बिल्डिंग नंबर 5 अपार्टमेंट नंबर 301 नहीं है? युमा बोल रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही है मेरे घर का एड्रेस। टोनी बोल रहा होता, अभी मैंने तुम्हारे घर का बेल बजाया और यहाँ पे एक यंग लड़का बाहर निकला जिसकी एज कम से कम 20-22 साल होगी। वो इतना एरोगेंट था कि मेरे ये बोलने के बावजूद भी कि मैं अंकल चू तेंगू से मिलने के लिए आया हूँ, उसने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया और लगता है कि उसने तुम लोगों को भी मेरे बारे में कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करा है। प्लीज आके गेट खोल दो, मुझे 5 मिनट हो चुके हैं बाहर आए हुए। युमा बोल रही होती है, टोनी इस बंदे के हरकत के लिए मुझे माफ करना, असल में मेरी फैमिली से नहीं है, मेरी मॉम कुछ टाइम पहले कैपिटल गई थी और वो कैपिटल से इस बंदे को लेके आई है। मुझे पता नहीं है कि इस बंदे ने मेरी मॉम के दिमाग में क्या डाल दिया है, लेकिन मेरी मॉम इसे काफी ज्यादा पसंद कर रही है और मेरी मॉम चाहते हैं कि मैं इसके साथ ब्लाइंड डेट पे जाऊं। मैं इस बंदे के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन इसको देख के लगा कि ये किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करता होगा। वैसे अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ये बंदा दिखने में काफी अजीब लग रहा है, तो इसी वजह से मुझे इसके साथ में किसी भी डेट पे नहीं जाना है। टोनी बोल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे अपने सील के तौर पे यूज करने वाली हो, इसी वजह से तूने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया। युमा बोल रही होती है, नहीं नहीं तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम्हें तो याद ही होगा तुम्हें मेरे डैड ने कॉल करके बोला था आने के लिए, और आज वीकेंड का डे था, इसी वजह से मैं सोचा कि डैड भी घर पे है तो इसी वजह से तुम्हें बुला लेते हैं। पर पता नहीं आखिर ये बंदा कहाँ से बीच में आ गया, ये पक्का से कोइंसिडेंस है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा। फिर गेट खोलते हुए युमा बोल रही होती है, टोनी मुझे माफ करना, तुम्हें गेट पे काफी देर तक वेट करना पड़ गया। फिर युमा चलाते हुए बोल रही होती है, जियांग चैन्यू तुम भूलो मत कि ये घर मेरा है और टोनी मेरा इनवाइटेड गेस्ट है। आखिर तुम टोनी के साथ में इतना रूडली बिहेव कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सिंपल मैनर्स भी नहीं है? तुम्हें पता नहीं कि हमें किसी के भी मुंह के ऊपर से गेट बंद नहीं करना चाहिए? क्या होता अगर तुम्हारी वजह से टोनी नाराज होकर चला जाता? हम देखते हैं ये बंदा होता है जियांग चैन्यू, जो ही कैपिटल के जियांग फैमिली से बिलोंग करता है। चैन्यू बोल रहा होता है, युमा मुझे माफ करना, जैसा कि सभी लोगों को पता है चू तेंग्यू एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल लीडर है और तुम लोग इतना हाई प्रोफाइल रहते भी नहीं हो, तुम लोग बहुत ही नॉर्मली रहते हो। मुझे लगा ये बंदा बिना किसी बात के यहाँ पे आया है, ऊपर से कपड़े को देखो ये डिलीवरी बॉय दिख रहा है, तो मैं सोचा कि इसके ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसी वजह से मैंने इसके मुंह के ऊपर गेट बंद कर दिया। यहाँ मैंने बिल्कुल भी एरोगेंस को शो नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बंदे के कपड़े की वजह से हुआ है। टोनी सोच रहा होता है ये लड़का तो बहुत ही एरोगेंट है, इस बंदे ने मेरे मुंह के ऊपर गेट बंद कर दिया और अभी मेरे कपड़ों को दोष दे रहा है। लगता है ये जानबूझ के मेरी बेइज्जती करने का ट्राई कर रहा है। पता नहीं क्या ही दिक्कत है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे शॉप करने वाले बंदे मिल जाते हैं और ना चाहते हुए मुझे इन लोगों के सामने अपने पावर का फ्लेक्स करना पड़ता है। तभी चू तेंग्यू बोल रहे होते हैं, चैन्यू आके तुम्हारे ग्रैंडपा कैसे हैं? चैन्यू बोल रहे होते हैं, ग्रैंडपा की तबीयत काफी अच्छी है और वो बिजनेस अफेयर में इतना ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ घर पे रहते हैं और गार्डनिंग करते रहते हैं। वैसे उनकी एज के हिसाब से अच्छा भी है। अंकल चू वो कल ही आपके बारे में बात कर रहे थे। टोनी सोच रहा होता है, मेरे को समझ में आ गया, ये बंदा एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। जब से ये बंदा यहाँ पे खड़ा तब से अपने ग्रैंडपा के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो असली बिग शॉट है वो इसके ग्रैंडपा है। चू तेंग्यू बोल रहे होते, बच्चों आओ मेरे पास में बैठो। वैसे टोनी मुझे मोमो ने बताया था कि तुम चेस खेलने में काफी अच्छे हो, तो मुझे भी तुम्हारा टैलेंट देखना है, चलो एक चेस मैच खेलते हैं। टोनी बोल रहा होता है, हाँ बहुत ही मजा आएगा। तभी चैन्यू बीच में आते हुए बोल रहा होता है, अंकल चू मैं भी एक काफी अच्छा चेस प्लेयर हूँ, कैसा रहेगा हम दोनों साथ में एक मैच खेले, मैं आपसे चेस के कुछ नए दाव पे सीख पाऊंगा। चैन्यू सोच रहा होता है कि मैं बात करूँ फैमिली बैकग्राउंड की तो वो तो बहुत ही बड़ा है, और ये जो बंदा है ना चू तेंग्यू, ये सिर्फ छोटा मोटा पॉलिटिकल लीडर है। नॉर्मली मैं इसके सामने इतना रिस्पेक्टफुल नहीं रहता, लेकिन बात बस इतनी सी है कि इसकी जो बेटी है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक रेयर ब्यूटी है और मुझे कैसे भी करके इसको अपना बनाना ही पड़ेगा, इसी वजह से मैं कैपिटल से यहाँ पे आया हूँ। चू तेंग्यू बोल रहे होते, चैन्यू क्या तुम पहले खेलना चाहोगे? चलो कोई बात नहीं, हम पहले कुछ राउंड्स खेल सकते हैं। चैन्यू बोल रहा होता है, अंकल जो हमको पहले बता दूं, आप मुझे हल्के मत लेना, मैं एक 9th लेवल का प्रोफेशनल चेस प्लेयर हूँ। टोनी बोल रहा होता है, क्या प्रोफेशनल प्लेयर? आखिर तुमने 9th लेवल के प्लेयर को प्रोफेशनल प्लेयर कैसे बोल दिया? ये तो एक नूब प्लेयर है। टोनी सोच रहा होता है, जो बीजिंग की जियांग फैमिली है वो ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है, तो तुम्हारे इस एटीट्यूड को तो मैं टॉलरेट नहीं करने वाला, क्योंकि तुम कैपिटल से उसी वजह से अपनी सुपेरिटी को यहाँ पे शो नहीं कर सकते। चैन्यू बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे एक 9th लेवल के प्लेयर को नूब प्लेयर बोलने की, तुम्हें पता नहीं कि 9th लेवल पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि एक 9th लेवल का प्लेयर कैसा होता है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आप मेरे साथ में चेस खेलो, मैं भी देखूँ कि तुम ऐसे कौन हो जो कि 9th लेवल के प्लेयर को नूब प्लेयर बोल रहे हो। टोनी बोल रहा होता है, ठीक है देखते हैं आखिर एक 9th लेवल का प्लेयर कितना इम्प्रेसिव हो सकता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा हो तभी चैन्यू ने बोला कि तुम हो कौन, लेकिन इसको पता नहीं है कि चाइना के अंदर टोनी को द लिविंग लेजेंड कहा जाता है, इचिरो किमोरा का लाइफ लॉन्ग राइवल कहा जाता है, और सबसे बड़ी बात नेशनल हीरो आयरन मैन कहा जाता है। आगे हम देखते वो दोनों ही चेस खेलने के लिए बैठ गए होते हैं।
चैनियो बोल रहा होता है एक नॉर्मल से मैच में इतना मजा नहीं आएगा, चलो कुछ बैट करते हैं। कैसा रहेगा, जो भी बंदा हारेगा उसे अपने घुटनों पे आकर विनर को डैडी बोलना पड़ेगा। इसकी वजह से गेम में मजा दुगना हो जाएगा। टोनी बोल रहा होता है ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, लगता है बिना किसी बात के मुझे एक बेटा मिलने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला, मैं तुम्हें बाद में रिजेक्ट कर दूंगा। यूमो बोल रही होती है डैड आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैटर ज्यादा खराब हो जाए इससे पहले आप इन दोनों को रोक दो। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया ना तो हो सकता है ये लोग पक्का से फाइट कर ले। चू थैंक यू बोल रहा होता है इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, ये तो बस एक नॉर्मल सी चीज है। ये दोनों ही बच्चे काफी यंग है और बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे में इन लोगों का थोड़ा बहुत हॉट टेम्पर होना तो नॉर्मल सी बात है। वैसे भी ये लोग फाइट नहीं करने वाले, ये लोग गेम खेलने वाले हैं और गेम में तो वही बंदा जीतता है जिसकी स्किल्स अच्छी होती है। चू थैंक यू सोच रहे होते हैं टोनी स्टार्क एक अनप्रेडिक्टेबल इंसान है जो कि कभी भी कुछ भी कर सकता है, और ऐसे में जियांग चेन्यू को टोनी स्टार्क से चेक करवाना ये तो सबसे बेस्ट रहेगा। मोमो तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने के लिए डैड कितनी मेहनत कर रहे हैं, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हारे हस्बैंड के तौर पे एक सही लड़के को ही ढूंढूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी परेशानी में नहीं दे सकता। चैनियो बोल रहा होता है बच्चे मुझे पता है कि तुम कुछ खास नहीं हो, तुम भी किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करते होगे और तुम्हारे पास में कोई भी खास स्किल नहीं होगी, इसी वजह से मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि यहाँ पे इतना एरोगेंट बनने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है तुम्हारी एरोगेंसी तुम्हारे ऊपर बैकफायर कर जाए, अभी गिव अप कर दो, तुम्हारी कम बेइज्जती होगी, हारने के बाद तुम्हारी बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। टोनी बोल रहा होता है सबसे पहली बात मुझे बच्चा कहना बंद कर दो, हम दोनों ही तकरीबन सेम एज के हैं, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया कि आंखें सामने वालों से कैसे बात करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपने घटिया मैनर्स को गेट पे भी दिखाया था और फिर से तुम उतना ही घटिया मैनर्स दिखा रहे हो। अगर मैं सच बोलूं तो तुम कौन हो? तुम अपने बाप दादा की कमाई पे मजे करने वाले घटिया से लड़के हो। अगर मैंने यहाँ पे तुमसे पूछ देना कि तुमने लाइफ में क्या अचीव किया है तो तुम्हारे पास में एक भी अचीवमेंट नहीं होगी, तुम सिर्फ एक लूजर हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। ऐसे में मेरे सामने फुदकने का क्या ही फायदा, इसी वजह से मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ कि फुदको मत, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैच हारने के बाद में तुम्हें मुंह छुपा के भागना पड़ जाए। चिढ़ते हुए चू थैंक यू बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ये सब बोलने की, जितना तुम बता रहे हो अगर मैं उतना ही बुरा होता ना तो अभी तक मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर चुका होता। तभी टोनी अपना मुंह चलते हुए बोल रहा होता है तुम हार गए, थोड़ी देर पहले ही तुम बोल रहे थे कि एक 9th लेवल का प्लेयर बहुत ही प्रोफेशनल होता है, तो अब तुम्हारी वो सही बातें कहाँ चली गई, तुम तो बहुत ही वीक निकले। चिढ़ते हुए चैनियो बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं तेरे तुमसे नहीं हार सकता, मैं समझ गया तुम मुझे इसी वजह से बातों में डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे ताकि तुम चीटिंग कर सको, मैं ऐसे ही हार नहीं मारने वाला, चलो एक और राउंड खेलते हैं। फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। टोनी बोल रहा होता है हम दोनों सिर्फ 10 मिनट के अंदर कम से कम 50 बार गेम खेल चुके हैं और इन 50 बार के अंदर तुम एक बार भी नहीं जीत पाए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम एक नूब हो, अपने स्किल के ऊपर इतना मत फुदको, क्या तुम अभी भी इस चीज को एडमिट नहीं करना चाहते हो? मैं तो ये भी नहीं मानता कि मैं चेस खेलने में काफी ग्रेट प्लेयर हूँ, लेकिन तुम तो मेरे से नॉर्मल से प्लेयर को नहीं हरा सकते, तो आखिर तुम क्या ही प्रोफेशनल बनोगे? वही चैंग्यू सोच रहा होता है मैंने पूरा ट्राई कर दिया लेकिन मैं फिर भी इस बंदे को नहीं हरा पा रहा, आखिर इस बंदे के पास में कितनी कमाल की स्किल है। टोनी बोल रहा होता है एक बात तो मैं तुम्हें बोल ही सकता हूँ, अगर तुम एक प्रोफेशनल प्लेयर हो ना तो जो नीचे बंदा ठेला लगा के सब्जी बेच रहा है वो ही प्रोफेशनल प्लेयर है। चैनियो बोल रहा होता है मानता हूँ कि मैं तुम्हारे इतना अच्छा नहीं हूँ, इसी वजह से मैं हार मानता हूँ। साथ ही चैनियो सोच रहा होता है हाँ मैं इस गेम के अंदर हार गया, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी ये हार तुम्हारे ऊपर बहुत ही भारी पड़ेगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुमने बीजिंग के जियांग फैमिली के यंग मास्टर को ऑफेंड करा है, अब तुम देखोगे मेरी फैमिली के टेरिफाइंग पावर को। तभी वहाँ जाते हुए चैनियो बोल रहा होता अंकल चू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसी वजह से मैं फिलहाल के लिए घर जा रहा हूँ, मैं बाद में आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगा। तभी टोनी चैनियो के कंधे पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता कि तुम जा कहाँ रहे हो? मिस्टर चैनियो मुझे लगा था कि भले आप कितना ही बदतमीज क्यों ना हो लेकिन आप कम से कम अपनी बातों के तो पक्के होंगे, लेकिन जो बेट आपने मैच स्टार्ट होने से पहले लगाई थी लगता है आप खुद ही उसको भूल के जा रहे हो। आप बेशक जा सकते हो, इसमें कोई भी रोक नहीं है, लेकिन आप पहले अपने घुटनों पे आओ, मेरे डैडी बोलो फिर जाओ। चिढ़ते हुए चैनियो बोल रहा होता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखने की, बच्चा तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, चुपचाप मुझे जाने दो वरना तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तभी टोनी चैनियो को दबाते हुए बोल रहा होता है अपने घुटनों पे आओ और डैडी बोलो। हम देखते हैं चैनियो अपने घुटनों पे आ गया होता है। चैनियो सोच रहा होता है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे अपने फोर्स से मुझे जमीन पे लेके आने की, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको खत्म करके रहूंगा। चू थैंक यू सोच रहे होते हैं माधव की टोनी स्टार्क बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जियांग फैमिली को ऑफेंड कर दिया। यूमो सोच रही होती है टोनी आखिर तुमने ये क्या कर दिया, अब यहाँ पे ये फाइट बहुत ही लंबी जाने वाली है। वही यूमो की मॉम सोच रही होती है आखिर ये बंदा है कौन,
जो कि चन्नू के साथ में ऐसे बिहेव कर रहा है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।